तो आपके पास एक गेमिंग चैनल है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि व्यूज या ग्राहकों को कैसे प्राप्त किया जाए। ये निराशाजनक है, ये शर्मनाक है। आप अपना सारा समय वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और स्क्रिप्टिंग में बिताते हैं, लेकिन जब आप उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो कुल 4 व्यूज मिलते हैं, जिनमें से 3 आप स्क्रीन को रिफ्रेश करके गिनते हैं कि आपको कितने व्यूज मिले हैं। और मान लीजिए यह स्थिति इतनी बार दोहराई जा चुकी है जितनी बार आप स्वीकार करना चाहें। तो आपको एक सरल कदम दर कदम एक्शन प्लान की आवश्यकता है जिसे आप अनुसरण कर सकें और जो आपको दृश्य और सब्सक्राइबर की गारंटी देगा। और इस वीडियो में मैं आपको बस यही देने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूं। मैं आपको अपना सटीक 11 चरण पद्धति देने जा रहा हूं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से 0 से करीब 20 मिलियन दृश्य तक एक गेमिंग चैनल बढ़ाने के लिए उपयोग करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मार्कस है। मैंने कई सफल चैनलों पर काम किया है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि व्यूज और सब्सक्राइबर कितना गर्म हो गया यार। मुझे पता है कि जब मैंने सबसे पहले YouTube पे शुरुआत की थी तो मैं बहुत बेकार था, लेकिन आजकल मैं थोड़ा कम बेकार हूं। इसलिए मैंने GYGC शुरू किया ताकि अपने कुछ YouTube अनुभव, रणनीतियां और नीति आप जैसे लोगों के साथ साझा कर सकूं। इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वह सिखाऊं जिसे मैं ग्रो योर गेमिंग चैनल मेथड कहता हूं, या संक्षेप में GYGC विधि। ये 11 चरण प्रक्रिया है जो आपको अपना गेमिंग चैनल तेजी से बढ़ाने की अनुमति देगी। आपको सटीक रणनीतियां, टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा जो वास्तव में गेमिंग यूट्यूबर्स के लिए मायने रखते हैं, और मैं इन्हें रैंक करूंगा ताकि अगर आपके पास सीमित समय हो तो आप रैंकिंग को देख सकें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपको सबसे कम समय में सबसे ज्यादा परिणाम देंगी। स्क्रीन पर सूची है और जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने 11वें सबसे महत्वपूर्ण तरीके से शुरू करेंगे और अपनी नंबर 1 तक पहुंचेंगे। लेकिन पहले मुझे आपको अपनी यात्रा के बारे में जल्दी से बता लेने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी किसी को ऊंचे स्थान पर रखना आसान होता है क्योंकि आप उनकी असफलताओं को नहीं देखते हैं। जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो मुझे 70 ग्राहकों को पाने में 1 साल लग गया, और इसका कारण ये नहीं था कि मैं कार्रवाई नहीं कर रहा था। मैं हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो पोस्ट कर रहा था। मेरे पास हजारों डॉलर का उपकरण और सॉफ्टवेयर था, लेकिन कुछ नहीं, ये बस काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगा था जैसे मैं एक लंबे अंधेरे सुरंग में चल रहा हूं। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अंत में रोशनी है, लेकिन मैं वहां था, बस इधर उधर भटक रहा था और पत्थरों पर गिर रहा था और कहीं भी नहीं जा रहा था। मैं इन सभी तथाकथित गुरुओं को देख रहा था और उनकी टिप्स लिख रहा था और फिर अगले वीडियो पर चला जाता था और पता नहीं कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 1 साल तक चलता रहा, इसलिए मैंने अपने पिछले शो को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया। ये वह वीडियो है जो मुझे वहां पहुंचा देता, उस सुरंग से बाहर निकालकर रोशनी की ओर। उनके गेमिंग चैनल को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया मेरे जैसे न बने जब मैंने शुरुआत की थी। सिर्फ इन सुझावों को लिखकर अगले वीडियो पर न बढ़ें। इस वीडियो को 2, 3, 4, 10 बार देखें अगर जरूरत हो। जितनी बार भी आपको इन सभी विवरणों को पूरी तरह से आत्मसात करने और समझने की आवश्यकता हो। रणनीतियां, वर्षों से मुझे हजारों लोगों को अपने गेमिंग चैनल्स को बढ़ाने में मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैंने कभी भी, क्या आपने कभी ऐसे चैनल को देखा है जो GYGC पद्धति को लागू कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा है? तो मेरा मानना है कि यदि आप इस पद्धति को सही तरीके से लागू करते हैं तो आपके गेमिंग यूट्यूबर के रूप में सफल होने की गारंटी है। तो हम सबसे कम महत्वपूर्ण तकनीक से शुरू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक तक पहुंचेंगे। इसलिए मैं आपको अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और जब आप अपने चैनल पर ये तकनीकें लागू करें तो उन्हें संख्यात्मक क्रम में लागू करें। ऑनर्ड, चलिए शुरू करते हैं। एक मजबूत CTA यानी कॉल टू एक्शन रखें। कॉल टू एक्शन क्या होता है? CTA आमतौर पर आपके वीडियो का वह हिस्सा होता है जहां आप कॉल टू एक्शन करने का अनुरोध करते हैं। अपने दर्शकों से कुछ करने को कहें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें, कृपया एक टिप्पणी छोड़ें, आदि आदि। यदि आप सब्सक्राइबर्स चाहते हैं तो अपनी वीडियो में लोगों से सब्सक्राइब करने को कहें, लेकिन उनसे केवल सब्सक्राइब करने को न कहें, उन्हें लाइक करने के लिए भी कहें। उन्हें यह भी बताएं कि उन्हें सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। वीडियो आप यहां अंतर देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा था जो मैंने तुरंत बना लिया, इसलिए ये बहुत विचारशील नहीं था, लेकिन आपको विचार मिल गया। मैं लोगों को केवल ये नहीं बता रहा हूं कि मैं उनसे क्या करने की अपेक्षा कर रहा हूं, बल्कि ये भी बता रहा हूं कि मैं उन्हें वो कार्रवाई क्यों करने की सिफारिश करूंगा। और आपको भी अपने चैनल पर यही करना चाहिए। अपने वीडियो के दौरान लोगों से कुछ बार सब्सक्राइब करने और थम्स अप देने के लिए कहें, विभिन्न प्रकार से, हो सकता है कि अलग अलग रूपों में भी, ताकि आप जो कार्य करवाना चाहते हैं वह दिमाग में सबसे ऊपर रहे और अंततः आपकी वीडियो से अधिकतम सब्सक्राइबर मिल सकें। अगला सुझाव, समुदाय का हिस्सा बने। अपने समुदाय के साथ बातचीत करें और उन स्थानों पर उनसे जुड़ें जहां वे समय बिताना पसंद करते हैं। शायद ये एक वास्तविक मुलाकात हो, शायद ये सोशल मीडिया पर हो, शायद ये किसी फोरम पर हो, शायद ये किसी कमेंट सेक्शन में हो। जहां भी हो, उन लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें जिनके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियोस के लिए। अब इसके कई कारण हैं कि ये लोगों की मदद करने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। आप अपने गेमिंग चैनल को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये आपको अपने दर्शकों की समस्याओं और मुद्दों का अनुभव करने में मदद करता है और उन्हें वहां मिलना जहां वे हैं। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि वे किस प्रकार की सामग्री देखना चाहते हैं। दूसरा, उनके साथ समय बिताना। आपके आदर्श दर्शक आपकी मदद करते हैं तो आपको अपडेट रहने में मदद मिलती है। विकास, खबरें और रुझानों की जानकारी में बने रहने के लिए। ट्रेंड्स, आजकल इंटरनेट के साथ इतनी अधिक जानकारी है और कभी-कभी वास्तव में एक महत्वपूर्ण घोषणा, एक ट्रेंड या एक समाचार अपडेट को मिस करना आसान हो सकता है। और YouTube पर अगर आप किसी चीज की शुरुआत में ही पकड़ बना लेते हैं और उसके बारे में वीडियो बना लेते हैं तो यह आपको एक बेहतर विचार दे सकता है।
एक बड़ा फायदा, और इसके बारे में हम बाद में वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यदि आप समुदाय के साथ बातचीत कर रहे हैं, सामान्यतः संबंध बना रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो लोग आपके बारे में और आपके काम के बारे में रुचि ले सकते हैं। इसीलिए वे आपके यूजर नेम पर क्लिक कर सकते हैं और जब उन्हें आपके यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा तो वे आपके चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने व्यवसाय का प्रचार करें। अपने वीडियो अब आप अपने वीडियो का प्रचार करने की कोशिश कर चुके होंगे, लेकिन कम सफलता के साथ, और संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसे गलत कर रहे हैं। यदि आपके पास पिछले कुछ दृश्यों का ध्यान नहीं है तो अपने वीडियो का प्रचार करना समय की पूरी बर्बादी है। इस वीडियो में टिप्स, तो अंत तक बने रहें, नहीं तो आपके वीडियो को प्रमोट करना समय की पूरी बर्बादी होगी। लेकिन पहले प्रमोशन की परिभाषा क्या है? मेरे लिए प्रमोशन की परिभाषा है किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न रहना जो ट्रैफिक उत्पन्न करती है और आपके कंटेंट तक लोगों को लाती है। अब जब आप प्रमोट कर रहे हो तो स्पैम बिल्कुल ना करें। प्रमोशन का मतलब कॉपी और पेस्ट करना नहीं है। आपके यूट्यूब वीडियो के लिंक या पूरे इंटरनेट पर इस वाक्यांश के साथ कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, एक ब्रेन डेड रोबोट की तरह। याद रखें कि जिन लोगों से आप प्रमोट कर रहे हैं वे लोग हैं, इसे वहां पर डालें, उनके स्थान पर खुद को रखें। क्या आप कार्रवाई करेंगे? क्या आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और जाकर अपना वीडियो देखेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने वीडियो का प्रचार करने के कुछ तरीके क्या हैं। अब मैं इन्हें जल्दी से कवर करूंगा क्योंकि हमें इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर प्रचार कर सकते हैं, आप समूहों और मंचों में प्रचार कर सकते हैं, आप ट्विटर पर प्रचार कर सकते हैं, Q&A साइट्स पर प्रमोट करें। आप अपने वीडियोस को अपने ही वीडियो में प्रमोट कर सकते हैं, तो कार्ड्स और एंड स्क्रीन का उपयोग करें। आप दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, स्पैम न करें। याद रखें कि जिन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं वे भी इंसान हैं। अगला, खोज योग्य सामग्री बनाएं। इसके 2 स्तर हैं। पहला, प्रत्येक वीडियो के मेटा डेटा को ऑप्टिमाइज करना, और दूसरा स्तर विशेष रूप से उन वीडियो को बनाना है जो खोज योग्य हो लेकिन जिनमें ज्यादा प्रतिस्पर्धा न हो। इससे आपका चैनल ट्रैफिक बढ़ सकता है और उम्मीद है कि वह ट्रैफिक आपके अन्य वीडियो भी देखेगा। वीडियो पहले चरण की बात करते हैं, मेटा डेटा को अनुकूलित करना। लेकिन मेटा डेटा क्या है, इसे इस तरह समझिए। मेटा डेटा वह चीज है जो आपके वीडियो में बताती है कि आपका वीडियो किस बारे में है। संक्षेप में, यूट्यूब एल्गोरिदम का काम उन लोगों तक वीडियो पहुंचाना है जो उन्हें देखना चाहते हैं। यूट्यूब एल्गोरिदम एक इंसान नहीं है। यह नहीं जान सकता कि आपके वीडियो का असल में क्या मतलब है। ये क्या करता है, ये मेटा डेटा और अन्य डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करता है ताकि ये जान सके कि वीडियो किस बारे में है और इसे सही दर्शकों को प्रमोट कर सके। लोग, अब जैसा कि आप शायद जानते हैं, मेटा डेटा में कई चीजें शामिल होती हैं, लेकिन आज हम जिन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं वे हैं शीर्षक, विवरण, टैग और सेटिंग्स। अब हम बाद में शीर्षकों के बारे में बात करेंगे क्योंकि वे वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन चलो विवरण, टैग्स और सेटिंग्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके विवरण सिर्फ पढ़ने योग्य न हो, बल्कि उनमें कीवर्ड और कीवर्ड वाक्यांश शामिल हों जो एल्गोरिदम को बताएं कि आपका वीडियो किस बारे में है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप शामिल कर सकते हैं अपने वीडियो के विवरण में एक यादृच्छिक सूची कीवर्ड्स और कीवर्ड वाक्यांशों का बनाएं। हालांकि इसका मतलब यह है कि जब आप अपने विवरण लिख रहे हैं तो वीडियो के विषय से संबंधित शब्दों और वाक्यांशों को शामिल करने का प्रयास करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को आपके वीडियो के विषय के बारे में स्पष्ट समझ प्राप्त हो सके, और यह आपके वीडियो को अधिक प्रोत्साहित कर सकता है जिससे इसे अधिक व्यूज मिल सके उन लोगों तक जो हो सकते हैं इसे देखने में रुचि रखते हैं। दूसरी बात, टैग्स। अब आप पहले से ये जानते होंगे, लेकिन आप अपने यूट्यूब वीडियो में टैग्स जोड़ सकते हैं। टैग्स वास्तव में सिर्फ मेटा डाटा होते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम उनका विश्लेषण करता है और अगर आपके वीडियो से जुड़े टैग्स हैं, यूट्यूब एल्गोरिदम उन चीजों का मिलान करेगा, सब कुछ जोड़ेगा और उम्मीद है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, ये वीडियो X विषय के बारे में है, मुझे इसे उन लोगों को भेजना और प्रमोट करना चाहिए जो इसमें रुचि रखते हैं। अंत में आपकी वीडियो की सेटिंग्स होती हैं। तो जब आप अपना वीडियो पोस्ट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ सेटिंग्स का एक्सेस मिलेगा। अब मेरे पास सभी इवेंट सेटिंग्स में जाने का समय नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए वे हैं आपके वीडियो के लिए सही श्रेणी सेट करना। तो एक गेमर के रूप में आप वास्तव में श्रेणी को गेमिंग के रूप में चुन सकते हैं और अपने वीडियो को एक गेमिंग वीडियो के रूप में चिह्नित कर सकते हैं, और फिर उसके नीचे एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा और आप वास्तव में उस गेम को चुन सकते हैं जो उस वीडियो में फीचर किया गया है जिसे आप पोस्ट कर रहे हैं। फिर से ये सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिनका एल्गोरिदम विश्लेषण करेगा, क्योंकि याद रखें एल्गोरिदम वास्तव में ये नहीं बता सकता कि हमारा वीडियो किस बारे में है। इसलिए हम बस एल्गोरिदम को बता रहे हैं कि हमारा वीडियो किस बारे में है ताकि उसे ठीक ठीक पता चले कि उसे किस प्रकार के व्यक्ति को आपका वीडियो प्रचारित करना है। दूसरा स्तर सर्चेबल सामग्री बनाने का विशेष रूप से वहां जाकर उन विषयों की खोज करना है जो लोग खोज रहे होंगे लेकिन जिनमें बहुत कम या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब आप इन विशिष्ट खोज शब्दों के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप सर्चेबल वीडियो बनाते हैं। आपके पास उन विषयों पर रैंकिंग और दिखने का बेहतर मौका होता है जिनके लिए प्रतिस्पर्धा कम है। साधारण वीडियो, और इसलिए जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो ये कुछ ट्रैक्शन प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। अब इन खोज योग्य वीडियो को आप चाहेंगे ये वीडियो आपके YouTube चैनल से संबंधित हो, क्योंकि जब लोग देख रहे हैं अंतिम लक्ष्य तब है कि वे आपके कुछ अन्य कंटेंट को भी देखें। हालांकि आपका सर्चेबल कंटेंट आपके मानक कंटेंट से थोड़ा कम प्रतिबंधित हो सकता है। मेरे सिल्की चैनल पर हम आमतौर पर हास्यपूर्ण मजेदार क्षणों के वीडियो, मोन्टाज, संकलन आदि पोस्ट करते हैं। हालांकि बहुत पहले जब मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, जब मैं एक DLC पैक इंस्टॉल कर रहा था। अब जब मैं इस समस्या का समाधान खोज रहा था तो मुझे वास्तव में अधिक जानकारी नहीं मिली। इसलिए जब मैंने इस समस्या का समाधान पाया और दो जोड़े और महसूस किया कि अरे मुझे ये समस्या थी, मुझे यकीन है कि अन्य लोग भी इस समस्या का सामना कर रहे होंगे, लेकिन वास्तव में कोई शैक्षिक सामग्री वहां नहीं है, मैंने एक यादृच्छिक YouTube वीडियो बनाने का निर्णय लिया।
लोगों की समस्या को हल करने में मदद कर रहे हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह वीडियो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। अब स्वाभाविक रूप से उन सभी लोगों ने मेरा दूसरा कंटेंट नहीं देखा और न ही सब्सक्राइब किया। हालांकि उस वीडियो के दौरान मैंने अपने नियमित कंटेंट का प्रचार जरूर किया और मुझे यकीन है कि उन लोगों का 1% जिन्होंने मेरे DLC वेटिंग टू इंस्टॉल ग्लिच ट्यूटोरियल देखा, उन्होंने कम से कम मेरे किसी और वीडियो को जरूर देखा होगा। ये एक चरम उदाहरण था क्योंकि मैं एक बिंदु को स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन यही वह बात है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए जब आप उन टॉपिक्स की खोज कर रहे हैं जो शानदार सर्च रिजल्ट दे सकते हैं। वीडियो बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किस प्रकार के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। उस सर्चेबल वीडियो को देखकर अपने पहले के कंटेंट और नियमित कंटेंट को वहां प्रमोट करें ताकि जितनी भी अटेंशन मिले उसकी पूरी तरह से उपयोग हो सके। संक्षेप में आपको अपना सारा मेटाडाटा अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए ताकि एल्गोरिथम को आपके वीडियो का सही जानकारी मिले। दूसरे ऐसे खास टॉपिक्स पर सर्चेबल वीडियो बना सकते हैं जिनकी सप्लाई बहुत कम हो या प्रतिस्पर्धा, लेकिन उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो रुचि रखते हैं। आपके चैनल और आपके कंटेंट में दिलचस्पी होगी। सामग्री। अगला, ट्रेंड्स को हाईजैक करें। ट्रेंडिंग टॉपिक्स या ट्रेंड्स के चारों ओर सामग्री बनाएं। नया कंटेंट, क्योंकि इस तथ्य से कि वह कंटेंट या विषय ट्रेंड हो रहा है, इसका मतलब है कि बहुत से लोग इसमें रुचि रखते हैं और इसका मतलब ये भी है कि लोग इसे देखने के लिए अधिक खुश होंगे। संभावना है कि आपका वीडियो कौन देखेगा। अगर ये उस प्रचलित विषय के बारे में है या उसे शामिल करता है, लेकिन एल्गोरिथम भी ट्रेंड्स का विश्लेषण करता है और अगर ये पहचानता है कि आपका वीडियो किसी विशेष ट्रेंड को शामिल करता है या उसके बारे में है, तो ये उस ट्रेंड को बढ़ावा देने की अधिक संभावना हो सकती है। वीडियो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने एक फोर्टनाइट गेम प्ले वीडियो बनाया है। संभावना है कि वह वीडियो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि फोर्टनाइट गेम प्ले वीडियो वास्तव में ताजा नहीं होता, ये नया नहीं होता, ये रोमांचक नहीं होता, ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं होता। उनमें से हजारों बनाए गए हैं, संभवतः लाखों भी, और एक फोर्टनाइट गेम प्ले वीडियो ट्रेंडिंग से जितना दूर हो सकता है उतना ही दूर है। अभी ये मान लेते हैं कि किसी तरह हमें फोर्टनाइट 2, जो कि फोर्टनाइट का सीक्वल है, का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल गया है। ये असल में मौजूद नहीं है, मैं अभी ये सारा कल्पना कर रहा हूं, लेकिन सोचिए कि अगर हमें ये मिल जाता है तो मैं लगभग गारंटी दे सकता हूं कि फोर्टनाइट 2 का गेम प्ले वीडियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म लेकिन जिस पर हमने उल्लेख किया वीडियो, क्योंकि फोर्टनाइट 2 होने वाला है, ये रोमांचक होने वाला है और ये एक प्रचलित विषय बनने जा रहा है। इसलिए आपके चैनल और वीडियो में ट्रेंड्स को शामिल करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका है वास्तव में आपके वीडियो में प्रचलित तत्वों को शामिल करना आपके वीडियो में, और मुझे पता है कि ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक ठोस उदाहरण देने जा रहा हूं। जब मैं पहली बार सिल्की चैनल पर शुरू कर रहा था, जो कि मैंने इस तरह की चीजों के साथ बहुत सारे प्रयोग किए हैं, मैंने गेमिंग फनी मोमेंट वीडियो बनाए। उस समय मुझे लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप काफी बड़ी प्रचलित विषय। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ढेर सारी मिश्रित भावनाएं और प्रचलित प्रकाशन थे और लोग इसे पसंद कर रहे थे। अब मैं एक गेमिंग फनी मोमेंट्स चैनल था, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और अगर मैंने एक राजनीतिक वीडियो बनाया भी तो भले ही वह अच्छा करता, मेरे चैनल को उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मेरा चैनल बेकार था। गेमिंग से बाहर। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को शामिल किया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप थीम वाला स्टार वॉर्स बैटलफ्रंट था। मजेदार वीडियो। मेरी दूसरी मजेदार वीडियो की बजाय इसमें मैंने चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित कुछ मीम्स, चुटकुले और संदर्भ जोड़े थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस समय ट्रेंड में थे तो लोगों ने इस वीडियो को खूब पसंद किया। इसने मेरे सामान्य वीडियो से ज्यादा ध्यान खींचा और एल्गोरिथम ने भी इसे ज्यादा प्रमोट किया। अब मुझे यकीन नहीं है कि वह वीडियो अभी कहां खड़ा है, लेकिन मैं स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट छोड़ दूंगा ताकि आप खुद देख सकें। अब ट्रेंड्स का फायदा उठाने का दूसरा तरीका है कि आप उस टॉपिक के आसपास पूरी वीडियो बनाएं। मैं आपको सिल्वी चैनल का एक और उदाहरण देने जा रहा हूं क्योंकि मैं इसे जितना संभव हो सके उतना सरल बनाना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि आपने बैटलफील्ड फ्रेंचाइज के बारे में सुना होगा, जो सबसे लोकप्रिय गेमिंग फ्रेंचाइज में से एक है। हालांकि बैटलफील्ड V बहुत विवादास्पद था क्योंकि निर्माताओं ने कुछ खास फैसले लिए थे। गेम को लेकर काफी विवाद हुआ था, लोग नाराज हो रहे थे और ये एक ट्रेंड बन गया था। फिर भी सिल्की एक कॉमेडी चैनल था, इसलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना सही नहीं होगा। विवाद के बारे में, ये वास्तव में मेरे स्टाइल या थीम के साथ फिट नहीं होता, तो मैंने इसके बजाय बैटलफील्ड 5 का ट्रेलर लिया और उसका एक पैरोडी बनाया। हमने उन हिस्सों का मीम्स और जोक्स बनाकर मजाक उड़ाया जो विवादित थे और इसे हल्का फुल्का और मजेदार बना दिया। एक बार फिर, क्योंकि ये उस समय एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, जब लोगों ने बैटलफील्ड 5 की पैरोडी देखी तो वे इसे देखने के लिए इच्छुक हो गए। आपके चैनल के लिए काफी ध्यान आकर्षित करता है। अगला, लगातार बने रहें। यूट्यूब के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर विचार करते हैं। अंततः लोग आपके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करते हैं? सामान्यतः ये 3 बातों पर आधारित होता है। उन्हें आप पसंद हैं, उन्हें आपका कंटेंट पसंद है और वे आपको और देखना चाहते हैं आपके और आपके कंटेंट के साथ। हम इन दोनों पूर्व बिंदुओं पर वीडियो के बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चलिए बिंदु नंबर 3 पर ध्यान दें। वे आपको पसंद करते हैं और आपको देखना चाहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करते हैं। आपको और देखना चाहते हैं। मूल रूप से वे सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो उनके पसंदीदा वीडियो या वीडियोस जैसा ही होगा। दूसरे शब्दों में, वे किसी प्रकार
प्रकार की निरंतरता की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तार्किक रूप से सोचें, एक तीव्र विचार प्रयोग। आप क्यों सोचते हैं कि लोग इस चैनल GYDC चैनल को सब्सक्राइब करते हैं? खैर, ज्यादातर लोग सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं और वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अपने गेमिंग चैनल को कैसे विकसित करें, इस बारे में और वीडियो देखें और यह अनुमान सही होगा। अब वे उन वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करते हैं ताकि कम से कम मेरे वीडियो उनके सब फीड में आ सकें और वे चुन सकें कि वे उन वीडियो को देखना चाहते हैं या नहीं। हालांकि मान लीजिए अगले हफ्ते में एक बारबी डॉल अनबॉक्सिंग वीडियो पोस्ट करने का निर्णय लेता हूं। बहुत बढ़िया। लगातार बने रहना और वे आपके भविष्य के किसी भी कंटेंट को मिस नहीं करना चाहेंगे। निरंतरता के कई पहलू भी होते हैं, ये सिर्फ अपलोडिंग शेड्यूल नहीं है। ये हो सकता है आपका वीडियो कंटेंट टाइप हो सकता है, ये आपका स्टाइल या ब्रांडिंग हो सकता है, ये आपका टोन हो सकता है। ये उस खेल पर निर्भर कर सकता है जो आप खेल रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं और आप आमतौर पर बहुत सकारात्मक और उत्साही रहते हैं, तो आप उन कॉल ऑफ ड्यूटी खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकते हैं जो वास्तव में सकारात्मक और उत्साही लोगों को देखना पसंद करते हैं। हालांकि अगर आप फिर एक माइनक्राफ्ट वीडियो पोस्ट करने का निर्णय लेते हैं और आप वास्तव में उदास और नकारात्मक हैं, तो असंगति लोगों को भ्रमित कर सकती है और उन्हें दूर कर सकती है, उन्हें बंद कर देंगे और कम से कम ये लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नई चीजें आजमानी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि नवाचार करना और चीजों को ताजा रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप कुछ नया आजमा रहे हो तो उसी नई चीज के अन्य तत्वों को सुसंगत रखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए हमारे खुशमिजाज और सकारात्मक स्वभाव पर वापस जाते हैं। अगर आप वास्तव में माइनक्राफ्ट आजमाना चाहते हैं और आपको लगता है कि माइनक्राफ्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो यूट्यूब पर इसे आजमाएं, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो के अन्य तत्व समान रखें। अगर आप अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो में खुशमिजाज और सकारात्मक रहते हैं, तो शायद आपको अपनी माइनक्राफ्ट वीडियो में भी खुशमिजाज और सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगला, एक यादगार व्यक्तिगत ब्रांड विकसित करें। पहले हमने निरंतरता के बारे में बात की थी, लेकिन आपको अपने वीडियो पोस्टिंग शेड्यूल के अलावा और किन बातों में निरंतर होना चाहिए? आपका ब्रांडिंग। अब हमने इस पर संक्षेप में चर्चा की है, लेकिन आपकी ब्रांडिंग का आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं और दुनिया के सामने कैसे प्रदर्शित करते हैं, इससे संबंध है। क्या आपको खास बनाता है? क्या आपको आप बनाता है? क्या आपको दूसरों से अलग बनाता है? बाकी आप एक उल्लेखनीय व्यक्तिगत ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं होती वो आपकी होती है। यादगार होना चाहिए और अलग दिखना चाहिए। YouTube पर इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ अगर आप अपने प्रतियोगियों से अच्छे तरीके से अलग दिख सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आपका ब्रांड आपका एक्स फैक्टर है। ये वह चीज है जो शुरुआत में बड़ा अंतर नहीं लग सकती, लेकिन लंबे समय में ये आपको बढ़ने में मदद करेगी। अपने पसंदीदा यूट्यूबर के बारे में सोचें। मेरा मतलब है मेरे अलावा, जाहिर है, लेकिन अपने दूसरे पसंदीदा यूट्यूबर के बारे में सोचें। अब सोचें कि क्या चीज उन्हें अलग बनाती है, वे आपके पसंदीदा क्यों है। मेरा मतलब है दूसरा पसंदीदा। अब सतही स्तर पर आपको लग सकता है, अरे मुझे बस वे पसंद है, नहीं पता, बस उनसे जुड़ाव महसूस होता है, या जो कुछ भी वे करते हैं। लेकिन इसे अधिक निष्पक्षता से देखें और यह समझने की कोशिश करें कि आपको उनमें क्या पसंद है, और आपको उनके ब्रांड की मुख्य भावना, उनके एक्स फैक्टर्स का पता चलेगा। ये वे छोटी छोटी चीजें हैं जो वे अलग कर रहे हैं, चाहे वो अवचेतन रूप से हो या सचेत रूप से, जो उन्हें आपके लिए पसंदीदा बनाती हैं। पसंदीदा यूट्यूबर मतलब दूसरा पसंदीदा यूट्यूबर। तो अपने चैनल पर साधारण और सामान्य यूट्यूबर मत बने, हमने इनसे बहुत ज्यादा देख लिए हैं। अपने चैनल के चारों ओर किसी प्रकार का ब्रांड बनाने की कोशिश करें, कुछ या बहुत सारी छोटी चीजें जो आपको अलग बनाती हैं और जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेंगी। अब एक निच के लिए सामग्री बनाएं। YouTube पर हमें सबसे बड़ी समस्या प्रतियोगिता का सामना करना है। समस्या यह है कि इतने सारे यूट्यूबर्स वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को बाकी सभी से अलग दिखाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और मैं इस प्रतियोगिता के इस तथ्य के बारे में इस तरह से सोचना चाहूंगा। YouTube इस प्रतियोगिता, आपूर्ति और मांग। तो आपूर्ति और मांग एक व्यावसायिक शब्द है, और आपूर्ति मूल रूप से वे इकाइयां हैं जो एक उत्पाद या सेवा प्रदान करती हैं, और मांग उन लोगों की संख्या है जो उस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं। एक उत्पाद या सेवा कहता हूं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बारबी गुड़ियों को बेच रहे हैं, और मान लीजिए कि 5 अन्य व्यवसाय भी बारबी गुड़ियों को बेच रहे हैं। यही आपूर्ति है। दूसरी ओर मान लीजिए कि 10 लाख ग्राहक बारबी गुड़ियों की तलाश में हैं। बारबी डॉल्स, यही मांग है। खैर, संभावना है कि आपकी बारबी डॉल बनाने वाली कंपनी ठीक ठाक करेगी, क्योंकि मांग बहुत अधिक है लेकिन आपूर्ति थोड़ी कम है। हालांकि समस्या तब होती है जब आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है, और तब कंपनियां नुकसान उठाने लगती हैं बाहर। और यही बात YouTube पर भी लागू होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसा उत्पाद या पेशकश ढूंढनी चाहिए, यानी एक वीडियो प्रकार या वीडियो शैली जिसमें मांग हो लेकिन आपूर्ति बहुत कम हो। और अगर आपने अभी तक इसे समझा नहीं है, तो आपूर्ति मूल रूप से प्रतिस्पर्धा के समान ही है, लेकिन आपूर्ति शब्द मुझे अधिक स्मार्ट बनाता है, इसलिए मैं आमतौर पर इसका उपयोग करता हूं। अब YouTube पर एक ऐसा क्षेत्र या पहलू जिसमें बहुत कम आपूर्ति है लेकिन मध्यम मात्रा की मांग है, मैं इसे नीचे। तो एक गेमिंग चैनल के रूप में मेरा मानना है कि शुरुआत में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपके लिए एक विषय ढूंढना। दुर्भाग्य से ये बहुत ही असंभव है कि आप ऐसा कर सकेंगे। बॉडी डे यूट्यूबर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करें जिनकी स्थापित फॉलोइंग है और उनके पास अत्यधिक अच्छा कंटेंट है, क्योंकि वे सालों से इस पर काम कर रहे हैं, लंबे समय से। यदि आप उनके जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है।
अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। तो आपको जो करना चाहिए वह है एक निच खोजना, एक विशेष वीडियो गेम के लिए ऐसा प्रकार का कंटेंट जिसकी कुछ मांग हो। दर्शक उस प्रकार के कंटेंट को देखना चाह रहे हैं लेकिन उसकी आपूर्ति बहुत कम है। आपको उन यूट्यूबर्स से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। मुझे पता है कि कभी कभी छोटे क्रिएटर के रूप में कई अलग अलग रैंडम वीडियो बनाने का मन करता है, रैंडम विषयों पर और उन चीजों के साथ प्रयोग करना ठीक है जब तक आप उस सामग्री के तत्वों को अपेक्षाकृत सुसंगत बनाए रखते हैं। हालांकि एक बार जब आप एक ऐसा विषय ढूंढ लेते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में मांग होती है लेकिन बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और आप वास्तव में सामग्री प्रदान कर सकते हैं जिसे देखा जाएगा, तो आप वास्तव में उस पर मेहनत करना चाहेंगे। अब मैं जल्दी से यह बताना चाहता हूं कि इस विषय चयन नियम के कुछ अपवाद हैं और अगर आप उन अपवादों में से एक हैं तो आपको शायद पता होगा, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यहाँ कारण है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप एक निच चुनते हैं और उस पर फोकस करते हैं अगर आप अपने गेमिंग चैनल को प्रभावी ढंग से बढ़ाना चाहते हैं। अगला, अपने क्लिक थ्रू रेट को अधिकतम करें। अब तक हमने जिन सभी बिंदुओं पर बात की है मैं वास्तव में समझाना चाहता हूं कि ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा समय लूं और आपको इसके प्रिंसिपल सिखाऊं, इन चीजों के पीछे जो बात कर रहे हैं आप उन्हें समझने के लिए काफी समझदार हो सकते हैं। तो चलिए इसे तर्कसंगत रूप से सोचते हैं। हम पूरी तरह से पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि हम सब्सक्राइबर कैसे प्राप्त करें। खैर, सब्सक्राइबर प्राप्त करने के लिए हमें पहले किसी को वास्तव में हमारा कंटेंट देखना और एंजॉय करना होगा। अब ये सब ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि अभी आपको कोई व्यूज नहीं मिल रहे हैं, है ना? और शायद ये उन बिंदुओं के कारण है जो हमने पहले चर्चा किए थे। हो सकता है एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा है, आपके चैनल को पर्याप्त बढ़ावा नहीं देना क्योंकि आपका मेटाडेटा अच्छा नहीं है, शायद आप एक निच में नहीं है और आपके नोटिस होने के लिए बहुत अधिक प्रतियोगिता है। उन दो चीजों के बीच एक कदम है, क्योंकि भले ही आपका सामग्री शानदार हो और जब यह नहीं हो, जब लोग इसे देखते हैं तो वे सब्सक्राइब करते हैं और आप एक ऐसे निच में हैं जहां आपका कंटेंट वास्तव में देखा जाएगा और YouTube एल्गोरिथम द्वारा रिजल्ट्स में लोग और रिदम। पहले तो आपको लोगों को आपके वीडियो पर क्लिक करने के लिए आकर्षित करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वे इसे देख सकें। तो जब हम इस प्रक्रिया को रिवर्स इंजीनियर कर रहे होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जितनी बातें हमने की हैं वे मायने रखने के लिए हमारे पास ऐसे वीडियो होने चाहिए जो इतने आकर्षक हों कि लोग वास्तव में उन पर क्लिक करें। अब यह सुनने में तो स्पष्ट लगता है, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? हम अपने क्लिकर को ऑप्टिमाइज और इंप्रूव करेंगे। क्लिक थ्रू देयर। जब भी लोग हमारे वीडियो पे क्लिक करते हैं, जब ये YouTube पर उनके सामने प्रस्तुत होता है, अब बिना किसी संदेह के अपनी क्लिक थ्रू दर को बेहतर बनाने के दो सबसे अच्छे तरीके हैं आपके शीर्षक और थंबनेल। सबसे पहले चलिए टाइटलों से शुरू करते हैं। हमने पहले उल्लेख किया था कि YouTube एल्गोरिथम टाइटलों का विश्लेषण करता है और उनमें मौजूद कीवर्ड और कीवर्ड वाक्यांशों का उपयोग करके यह पता लगाता है कि हमारा वीडियो वास्तव में किस बारे में है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि जब लोग वीडियो को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वे YouTube, ये दो चीजें हैं जो उन्हें क्लिक करने के लिए ललचाती हैं। हमारे वीडियो की बजाय समान श्रेणियों में सूचीबद्ध बाकी सब वीडियो का शीर्षक और थंबनेल है। तो आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपका शीर्षक आपके वीडियो का मूल्य बताए जो आपके दर्शक को मिलेगा। अन्यथा भले ही एल्गोरिदम ने आपके वीडियो को उस व्यक्ति को प्रमोट किया हो या शायद उस व्यक्ति ने विशेष रूप से आपके वीडियो को खोजा हो और उसे खोज परिणामों में देखा हो, अगर आपका शीर्षक पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं है, अगर यह आपके वीडियो का मूल्य नहीं बताता, तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे और यह बुरा है। और ये सीधी एक समस्या है। दूसरी बात, थंबनेल। वे कहते हैं एक तस्वीर में 1000 शब्द होते हैं और जब बात थंबनेल की आती है तो ये 1,00,000 शब्दों के बराबर हो सकता है। आपका थंबनेल ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए ताकि इसका मतलब 1000 शब्दों के बराबर हो, क्लिक करने योग्य है और कम से कम ये दर्शक का ध्यान खींचता है और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका वीडियो शीर्षक। अब लक्ष्य यह है कि आपका थंबनेल और शीर्षक एक साथ मिलकर लोगों को आपकी वीडियो पर क्लिक करने के लिए राजी करेंगे और वहां तुम्हारे पास है दृश्य। अगला, शानदार सामग्री बनाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टिप्स, ट्रिक्स, रणनीतियां या तकनीकें लागू करते हैं। अगर आपकी सामग्री बेकार है तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसे एक फिल्म की तरह सोचें। एक बेस्ट सेलिंग फिल्म के लिए कई तकनीकें हैं, लेकिन अगर फिल्म खुद पेंट सूखते देखने जैसी उबाऊ है तो यह सफल नहीं होगी। उदाहरण के लिए माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग एक फिल्म है जिसका बजट 5 मिलियन था। अब ये बहुत लग सकता है, लेकिन फिल्म जगत में 10 मिलियन से कम बजट वाली कोई भी चीज बहुत मानी जाती है। कम बजट की फिल्म। हालांकि फिल्म में कोई लोकप्रिय अभिनेता नहीं थे, शायद प्रमोशन भी बहुत कम था और बाकी सभी चीजें जो कम बजट वाली फिल्मों में होती हैं, इसके बावजूद इस फिल्म ने $368 मिलियन से अधिक की कमाई की बॉक्स ऑफिस की कमाई में। ये काफी प्रभावशाली है और ये सब इसलिए है क्योंकि लोगों को खुद फिल्म पसंद आई। अब जस्टिस लीग जैसी फिल्म पर नजर डालते हैं जिसका प्रोडक्शन बजट $300 मिलियन था। जस्टिस लीग में सब कुछ था, इसकी एक प्रतिष्ठा थी, इसके पहले से ही फैन थे। मुझे यकीन है कि इसका मार्केटिंग बजट भी बड़ा था। मुझे यकीन है कि फिल्म बनाने के लिए बहुत कम खर्चों में कटौती की गई होगी। इसमें विश्व प्रसिद्ध अभिनेता, बेहतरीन वीडियो एडिटर्स और उच्च स्तर की मूवी प्रोडक्शन से जुड़ी सभी चीजें थीं। लेकिन विकिपीडिया के अनुसार अनुमान है कि इस फिल्म ने कुल मिलाकर 50 से $100 मिलियन का नुकसान किया। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले से ही मेरा मतलब नहीं आई। इनको देखो। मानता हूं, मुझे समझ आता है कि माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग और जस्टिस लीग की लक्ष्य दर्शक शायद अलग अलग हैं। मैं बस इन दोनों फिल्मों का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये एक दूसरे से अच्छे से तुलना कर सकती हैं। माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग सिर्फ इसी की वजह से फिल्म से कहीं ज्यादा सफल रही। बजट, अभिनेता, प्रशंसक आधार, अनुभवी निर्देशक या ऐसी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग केवल फिल्म को पसंद करते हैं। जो अफसोस की बात है वही चीज जस्टिस लीग के लिए नहीं कही जा सकती। उनका उदाहरण इसे पूरी तरह से दर्शाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सभी युक्तियों और तरकीबों को कितनी अच्छी
अच्छी तरह लागू करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बजट कैसा है। अगर आपकी सामग्री बेकार है तो लोग आपके वीडियो नहीं देखेंगे, एल्गोरिथम आपके वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा और आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। शायद आखिरी बात, एक जीतने की मानसिकता को विकसित करें। अब मैं आपको मोटिवेशनल और क्रिंगी नहीं बनाना चाहता, लेकिन चलिए इसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हैं। लंबे समय में आप ही अपने चैनल के पीछे की प्रेरक शक्ति हैं। आपके बिना GYGC विधि या कोई और विधि पूरी तरह से निरर्थक है ना? सही? शायद हाँ। लेकिन मुझे आपसे पूछने दो, क्या आपने कभी खुद में निवेश करने के बारे में सोचा है? क्या आपने विजेता मानसिकता को विकसित करने पर ध्यान दिया है? पिछले कुछ तरीकों के विपरीत मैं आपको कुछ सरल क्रियाएं या सिद्धांत नहीं दे सकता। ये मनोविज्ञान से संबंधित है और ये YouTube से कहीं अधिक जटिल है। एल्गोरिदम। हालांकि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं और आप मेरी सलाह को थोड़ा संशय के साथ ले सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जीतने वाली मानसिकता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को साझा कर सकूं। भूख, नहीं, शारीरिक भूख नहीं। हालांकि मैं आपको संतुलित आहार लेने और हरी सब्जियां खाने की सलाह देता हूं। मैं एक अलग प्रकार की भूख के बारे में बात कर रहा हूं। मैं सफलता की तीव्र इच्छा की बात कर रहा हूं। भूख वह अजेय आंतरिक शक्ति है जो आपको प्रेरित करेगी और हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हें पता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक युवा व्यक्ति एक बार मेरे पास आया और वह वास्तव में YouTube पर सफल होना चाहता था। मैंने उससे कहा, युवा, क्या तुम सच में सफल होना चाहते हो? वो बोला, हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, कल सुबह ठीक 6 बजे बीच पर मिलो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सफल कैसे बनना है। उसने मुझे ऐसा देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ, जो सही भी है, और एक सच्चे बदमाश की तरह मैं अपनी एड़ी पर घूमा और कार से बाहर निकल गया। कॉफी रूम। अब अगली सुबह मैं समुद्र तट पर सुबह 5:50 पर पहुंचा और मैं इस युवक के आने का इंतजार कर रहा था। जब वह आया तो वह रेत पर चलते हुए आया। यह एक मजेदार दृश्य था। वह काम के लिए तैयार था। उसके पास उसका लैपटॉप, उसका बहुत बड़ा तौलिया था ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में रेत ना लगे, और उसका पोर्टेबल इंटरनेट हॉटस्पॉट। वह यूट्यूब की सफलता के लिए तैयार था। और जब वह मेरे पास पहुंचा तो वह थोड़ा हैरान था क्योंकि मैं चप्पल में था। और फिर मैंने उससे कहा कि बस ये सब सामान छोड़ दो और मेरे पीछे आओ, और मैं चलने लगा। पानी में मैंने उसे विरोध करने का समय नहीं दिया और इसलिए थोड़ी देर की झिझक के बाद मैंने देखा कि वह अपने जूते और शर्ट उतारने लगा और फिर वह मेरे साथ पानी में आ गया। अब मैं उससे आगे पानी में था और लगभग कमर तक पानी में खड़ा हो गया। मैं उसका इंतजार करने लगा और उसे आवाज दी। जब वह आया तो थोड़ा परेशान था। उसने कहा, ये मजेदार है, मैं सुबह के 6 बजे स्विमिंग क्यों कर रहा हूँ? आपने कहा था कि आप मुझे YouTube पर सफल होना सिखाएंगे। इस शार्क का चारा बनने का इससे क्या लेना देना है? सफलता। और तभी मैंने उसे पकड़ा और उसका सिर पानी के नीचे धकेल दिया और उसे वहीं रखा। उसने संघर्ष किया, ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं विशाल और मजबूत हूं, वह ऊपर नहीं आ सका। और जैसे ही वह कमजोर होने लगा, मैंने उसे बाहर निकाला और वह हांफने लगा। और मैंने उससे कहा, जब तुम YouTube पर उतनी ही बुरी तरह से सफल होना चाहोगे जितना सिर्फ सांस लेना चाहते हैं, तभी आप सफल होंगे। अब एक त्वरित कानूनी अस्वीकरण, जाहिर है ऐसा नहीं हुआ। मैंने बस एक कहानी चुरा ली जो मैंने एक बार सुनी थी और मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन उम्मीद है कि इससे ये संदेश स्पष्ट हुआ है। जब आप उतनी बुरी तरह सफल होना चाहेंगे जितनी बुरी तरह आप सांस लेना चाहेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें रोक देगी। जैसा कि तुम जानते हो, मेरी लगातार शेखी बघारने की वजह से मुझे कई सफल YouTube निर्माताओं के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है और मैंने देखा है कि उनमें एक चीज सामान्य है, सफल होने की भूख, और यही एक विजेता मानसिकता की नींव है। तो जैसे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, मुझे तुमसे पूछना है, तुम कितने भूखे हो सफलता के लिए? क्या तुम वाकई अपने YouTube लक्ष्यों को हकीकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो या सिर्फ इसे चाहते हो? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें मदद मिली होगी और मैं आभारी हूं कि तुमने इसे देखा यहाँ तक। और हमने आज बहुत कुछ कवर किया है और आप थोड़े अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। तो ये है जो मैं करने जा रहा हूं। आने वाले महीनों में मैं इन 11 चरणों में से हर एक पर व्यक्तिगत वीडियो बनाऊंगा। मैं उन्हें एक प्लेलिस्ट में डालूंगा ताकि आपकी मदद हो सके, प्रत्येक श्रेणी के बारे में अधिक विस्तार से जाने। तो यदि आप इसे भविष्य में देख रहे हैं तो मैं अब उस प्लेलिस्ट को स्क्रीन पर और वीडियो विवरण में लिंक करूंगा, इसलिए मैं आपकी अनुशंसा करता हूं कि आप इसे अवश्य देखें। वैसे भी इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं और मुझे आशा है कि यह आपकी मदद कर पाया। मैं जा रहा हूं, फिर मिलते हैं।